चैप्टर में गोलीय दर्पण का जो टॉपिक है उसको आज हम क्लियर कर रहे हैं। हालांकि ये जो गोलीय दर्पण का जो टॉपिक है प्रकाश चक्र में, ये सिर्फ बंगाल बोर्ड के लिए नहीं है, अन्य बोर्ड में भी आते हैं। हिंदी मीडियम में जो भी बोर्ड है सबके टॉपिक में इसमें रहते हैं, और ख़ास तौर से जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को आज अच्छे से समझेंगे। आज का जो विषय है वो प्रकाश में गोलीय दर्पण से संबंधित और उससे बनने वाले प्रतिबिंब और उसकी विशेषताओं से संबंधित है। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक प्रकार से जो खोखला गोलक होता है कांच का, उस खोखले गोलक में से हम टुकड़ा कर लेते हैं। हम ऐसे सामान्य तौर पर समझें कि जैसे एक कांच का खोखला गोलक है, इस खोखले गोलक में से हम यहाँ से क्या करते हैं, टुकड़ा करते हैं। टुकड़ा करते हैं ऐसे, मान लो यहाँ से हम काट करके इतना बड़ा ले लिए और ले करके उसके एक भाग को रंग देते हैं। रंगने की क्रिया को सिल्वर्ड करना कहते हैं, रजदित करना कहते हैं। रंगना ऐसे करके एक भाग को जब रंग दिए, तो जब एक भाग रंगते हैं तो दूसरा भाग अपने आप परावर्तक मिल जाता है, परावर्तक तल मिल जाता है। मतलब कि इसके ऊपर में अगर प्रकाश पड़ेगा, इसके ऊपर यदि प्रकाश पड़े तो इस पर क्या होगा, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए यहां से ये वापस लौटेगा। तो इस प्रकार का जो बन जाता है वो एक दर्पण हो गया। और ये चूंकि माने गोलक के टुकड़ा से गोलक के टुकड़ा को काट करके बना है, तो इसलिए ये गोलक के रूप में ही रहता है, तो इसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, और ये दो प्रकार से हो जाएगा। देखिए कैसे, कि जैसे हम अगर रंगने के जो हिस्सा है उसको एकदम इसी तौर पर समझना है कि रंगने का जो भाग है वो ऊपर वाला भाग है। देखिए उभरा हुआ भाग को रंग दिया हम, और जो परावर्तक तल है वो धंसा हुआ है। माने ऐसा देखिए, ये है परावर्तक तल धंसा हुआ है, माने जिस पर प्रकाश पड़ेगा तो परावर्तित होगा। ये धंसा हुआ भाग है, और उभरा हुआ जो भाग है इसको हम रंग दिए हैं, सिल्वर्ड कर दिए हैं रंग। तो ऐसे में जो बना उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसका और कभी नाम ऐसे भी बोला जाता है, अवनतोदर दर्पण। ठीक है, अवनतोदर दर्पण का मतलब हुआ कि जिसका अवनत हो उदर, मतलब उसका एक तरह से समझ लीजिए कि जो बीच वाला भाग है, पेट है, वो धंसा हुआ है। तो इस प्रकार का यदि रहता है तो क्या कहते हैं, अवनतोदर या अवतल दर्पण। अंग्रेजी में इसको कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, इसी का उल्टा देखिए, ये जो उभरा हुआ भाग है, इस उभरा हुआ भाग को हमने परावर्तक के रूप में छोड़ दिया, और बाकी जो धंसा हुआ भाग है उसी को हमने रंग दिया। मतलब ये परावर्तक नहीं रहेगा, इधर वाला भाग परावर्तक नहीं रहेगा। क्या होगा, इधर वाला भाग माने इस पर अगर प्रकाश किरण पड़ेगा तो परावर्तित होगा, नियमों का पालन करते हुए, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होगा। तो इस तरह का जो दर्पण बन गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। अब इससे कुछ माने ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखना है। ठीक है, इन परिभाषाओं में क्या क्या आता है उसको एक बार हम लोग नाम पहले देख लेते हैं, और उसके बाद उसको चित्र में हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहला है इसमें ध्रुव समझना होता है कि ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण का ध्रुव किसको कहते हैं, इसमें अगर ध्रुव की बात करेंगे तो देखिए ये दर्पण है, इसका जो सबसे मध्य वाला भाग होता है, ये बीच वाला भाग, तो उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। और जब हम चित्र बनाएंगे जब भी दर्पण के लिए, तो उसमें वहां पर पी उसको लिख करके, पोल, पी मीन्स पोल हो गया, तो पोल लिख करके उसको संबोधित करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ध्रुव। बड़ा सिंपल बात है कि दर्पण का सबसे मध्य का जो बिंदु होता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दूसरा शब्द आता है वक्रता केंद्र। ध्यान से समझना है, परिभाषा में कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी याद हो जाएगा। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो हमने अभी क्या बताया था कि कोई भी जो गोलीय दर्पण बनता है वो एक्चुअली पहले से कोई न कोई एक गोलक रहता है। पहले से कांच का गोलक था, खोखला गोलक, लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं, खोखला कांच का गोलक में से हम उसको क्या करते हैं, टुकड़ा करते हैं, काट लेते हैं, और काट करके उसके एक भाग को रंगते हैं, तो हमको उसमें से दर्पण मिल जाता है। तो चूंकि वो पहले से कहीं ना कहीं, आप मान के चलिए कि वो एक ये था, एक गोलक था, उस गोलक में से हमने टुकड़ा काटा था, तो जो भी गोलक होता है पहले से गोलाकार, तो उसका कोई न कोई एक केंद्र रहा होता है। ठीक है, उसका कोई न कोई केंद्र रहा होगा, जैसे ये केंद्र होगा। तो यही जो केंद्र है मूल गोलक का, जिससे काट करके हमने दर्पण बनाया है, उस मूल गोलक का जो केंद्रक था, केंद्र होगा, उसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां भी हम एक बार चित्र बना दिए, इसको ऐसे देखिए कि यहां पर इसमें हो गया क्या, देखिए कि हम ये देखिए, जैसे मान लें कि कांच का गोलक था, इसमें से यहां से यहां तक हमने काट दिया होता है, तो इसका कहीं न कहीं एक केंद्र होगा, उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता
केंद्र कहते हैं और इसको संबोधित किससे करते हैं, सी से सूचित करते हैं। अब इसको अगर यहां से ऐसे मिला दें, देखिए ऐसे मिला दें, तो मिलाने के बाद ये जो सीपी की लंबाई मिला, इस लंबाई को हम लोग कहते हैं वक्रता अर्धव्यास या फिर वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको किसी मतलब बुक पर डिपेंड करता है अलग अलग, किसी में कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करता है, किसी में स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी है रेडियस मतलब आर हो गया, तो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम आर से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया परिभाषा। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। तो क्या हो गया, वक्रता अर्धव्यास का परिभाषा क्या हो गया कि किसी गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, लंबाई होती है, या जो भी दूरी बोले या लंबाई बोले, उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता अर्धव्यास कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो होता है, कोई ज्यामितीय तौर पर इसको हम दिखाते हैं सरल रेखा के तौर पर कहीं पर खींचा हुआ, लेकिन ये होता नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक रेखा होती है। मतलब कि जैसे यहां पर ये देखिए, ये ध्रुव है और ध्रुव है और यहां पर केंद्र है, तो यहां से होते हुए एक ऐसे अगर कोई सरल रेखा हम ऐसे मान लें जो कि केंद्र और ध्रुव से होते हुए गुजरता हुआ हम माने, ठीक है, तो उस सरल रेखा को, उस काल्पनिक सरल रेखा को जो केंद्र और ध्रुव से गुजरता हुआ मानते हैं, लंबी सी सरल रेखा, उस सरल रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, अब प्रधान अक्ष हो गया, तो इस तरह से प्रधान अक्ष, अब नाम उसमें जो देते हैं हम, कभी ए बी दे देंगे, कभी ओपी दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोकस बिंदु क्या होता है। देखिए फोकस बिंदु समझने के लिए, जैसे अभी हमने देखा, हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, इसमें ये बिंदु मूल P है, यहाँ पर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं C है। ठीक है, और इस दोनों को मिलाते हुए एक ऐसे लाइन हमने खींच दिया, तो इसको हमने क्या नाम देना है, इसको देना है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको ज्यादातर O लिख देते हैं, तो OP हो गया इसमें मुख्य अक्ष, OP हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, यहाँ पर क्या हो गया OP। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा होता है कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश किरण आकर किसी दर्पण पर पड़े, गोलीय दर्पण में खासतौर से अगर अवतल दर्पण में पड़े, तो चित्र साफ समझ में आ जाएगा कि जब उसमें पड़ता है तो यहां से परावर्तित होती है। परावर्तित कैसे होगा, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होगा। परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष को जिस किसी बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को F मतलब फोकस बिंदु कहते हैं। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि प्रधान अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, उस काल्पनिक रेखा के समानांतर अगर कोई प्रकाश किरण आकर किसी दर्पण पर पड़े और वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे, कभी कभी नहीं भी काटता हुआ प्रतीत हो, काटे या काटता हुआ प्रतीत हो, तो इन स्थितियों में उस बिंदु को, जहां पर कटान बिंदु जो होता है, उस कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, ये फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत है, और उसको शॉर्ट में F से, कैपिटल F से सूचित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो कैपिटल F है फोकस बिंदु हो गया। इस फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, मतलब F से P के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकसांतर या नाभ्यांतर। फोकसांतर या नाभ्यांतर। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फोकल तल का। फोकल तल क्या होता है कि ये जो फोकस बिंदु है ना, इस फोकस बिंदु के ऊपर में, देखिए फोकस बिंदु है, इस फोकस बिंदु के ऊपर में एक लंबवत कोई सरल रेखा अगर माना जाए, खींचा जाए, वो भी काल्पनिक रूप में ही हम समझें, तो उस काल्पनिक तल को, कौन सा काल्पनिक तल को, जो कि फोकस पर प्रधान अक्ष के ऊपर, फोकस बिंदु पर प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत रूप में खींचा जाए, उस काल्पनिक रेखा को एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं, उस काल्पनिक तल को क्या कहते हैं, हम फोकल तल कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा ध्रुव का परिभाषा, वक्रता केंद्र का परिभाषा, वक्रता अर्धव्यास का परिभाषा, और इस प्रकार से प्रधान अक्ष, ये सब परिभाषाएं हमने देखा। अब इसके बाद होता है इसमें एक टॉपिक कि F जो है ना, F और ये जो अर्धव्यास है क्या, R, देखिए यहां पर ये दो,
आर और एफ इन दोनों के बीच में एक संबंध हमको निकालना पड़ता है कि कितना होता है, और उसको संबंध निकालने के लिए एक ज्यामितीय तरीके से हम लोग को बनाना पड़ता है कि एफ और आर के बीच में क्या। ठीक है, इसके बाद है कि वक्रता अर्धव्यास जो आर हमने पाया और फोकसांतर जिसको एफ हम जान रहे हैं, इन दोनों में क्या संबंध होता है और उसके संबंधों के लिए सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, उस सूत्र को हम फाइंड कैसे करते हैं, ज्यामितीय विधि से, ज्यामितीय तरीके से इसको कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में देखें। मान लो कि यहाँ पर ये दर्पण है, अभी हम अवतल दर्पण लेकर कर रहे हैं, अवतल दर्पण के अलावा उत्तल दर्पण लेकर के भी किया जा सकता है। तो Mn एक मान लो दर्पण है, ठीक है, इसमें P ध्रुव है, यहां पर हम ले लेते हैं कि OP इसमें मुख्य अक्ष है। ठीक है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक इस प्रकार से आपतित प्रकाश किरण, देखिए A से लेकर B तक जो आपतित प्रकाश किरण है वो दर्पण से टकरा करके इस तरफ वापस आया, इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पर C, और यहाँ पर जानते हैं ये जो कटान बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, F कहते हैं। इसमें वक्रता केंद्र मान लेते हैं ये C है। ठीक है, तो हमको एक्चुअली यहाँ पर C से लेकर के P जो होगा क्या R कहलाएगा, और F से लेकर के P जो होगा स्मॉल f मतलब फोकसांतर कहलाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे C आप दो, ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा ये C बिंदु तो इसको माने हैं तो दो जगह हो गया है, तो इसको हम यहाँ चेंज करते हैं, मान लीजिए कोई नया दे दे रहे हैं, इसको E मान लेना है ना, ये जो लाइन है इसको E मान लेना है। अब ये बिंदु C मतलब वक्रता केंद्र है, F क्या है, फोकस बिंदु है, यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, CP मतलब R वक्रता अर्धव्यास, ये वाला हो गया, और यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको फोकसांतर कहते हैं मतलब F कहते हैं। इन दोनों में क्या संबंध है उसको निकालना है ज्यामितीय विधि से। यहां देखिए जो C है, यहां से इसको एक बार ऐसे मिलाइए, तो ये जो होगा ना एक तरह से हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, मिलाने के बाद ये जो हुआ देखिए, ध्यान देखिए, एक प्रकार से आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण। ये वाला जो होगा ये इस पर अभिलंब होगा, क्यों, केंद्र है ये, और केंद्र से सीधा जो गुजरने वाली लाइन होती है ना, जैसे ये केंद्र से सीधा गुजरने वाली लाइन जब भी होती है तो वो जाकर के दर्पण पर लंब होता है, मतलब अभिलंब होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा प्रकार। अब देखिए परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े हैं, अलग से एक बार चित्र बना के हल्का सा फिर से एक बार समझ लेते हैं। परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई आपतित प्रकाश किरण ऐसे आती है और वो इस प्रकार से ऐसे जाती है, ठीक है, तो इसमें जो ये वाला है अभिलंब है, तो यहां नियम में क्या होता है पता है कि ये जो परावर्तन कोण होता है हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है, माने ये I है और ये R है, दोनों क्या होता है हमेशा बराबर होता है। अब यहां देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये वाला क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इसके लिए ये वाला जो कोण होगा I कहलाएगा और ये वाला जो कोण होगा R कहलाएगा, और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पहले समझ लेते हैं फिर लिख भी लेंगे। तो I बराबर R हो गया, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। अब देखिए यहां पर ये जो OP लाइन है, OP सरल रेखा है और AB सरल रेखा दोनों आपस में समांतर है। समांतर सरल रेखा अगर कहीं होता है ऐसे, देखिए समांतर सरल रेखा है और उसको कोई तीसरी रेखा काटे, जिसको हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं, ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें तिर्यक रेखा में ये वाला कोण और ये वाला कोण जब काटा जाता है ऐसे तो बराबर होता है, जिसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इस हिसाब से अगर यहां देखें तो चूंकि ये दोनों समानांतर है और उसको ये लाइन जो है काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होने वाला है, एकांतर कोण होने वाला है। इसका मतलब बराबर होगा, मतलब ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ही होगा, ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और जब ये I होगा तो दैट मीन I और ये R तो पहले से बराबर था, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर देखें तो हम पूरा लिखने का यहां जरूरत नहीं समझते हैं, सिंपल यहां पर से देखते हैं कि चूंकि यहां पर क्या समझ में आया, इस प्रकार से जो देखे हम कि पहला कोण क्या है, ये ऐसे मान जो मैटर है उसको लिख ले रहे हैं, तो पहला कोण कौन बराबर हुआ, देखिए कि चूंकि यहां पर ABC बराबर हो गया CBE, क्यों हुआ, तो कारण यहां पर समझ में आ गया कि I बराबर R, ऐसे शॉर्ट में कारण देने से लिखा समझ में आ जाएगा कि I बराबर R है, मतलब ये आपतन कोण है और ये
परावर्तन कोण है। अब देखिए साथ ही यहां पर ये दूसरा बात भी देखो क्या मिला हमको कि कोण ए बी सी बराबर ये वाला कोण का नाम हम दे सकते हैं बी सी पी या बी सी एफ, बी सी एफ होगा ना। इसका कारण क्या हुआ, तो दिख गया हमको एकांतर कोण के कारण। किस कारण से, एकांतर कोण होने के कारण। अब देखिए तो ये बराबर है इसका और ये बराबर है इसका, इसका मतलब क्या हुआ कि सी बी ई बराबर हो गया बी सी एफ। देखिए मतलब सी बी मतलब सी बी ई, ये वाला सी बी ई मतलब पूरा भी ले सकते हैं और देखिए यहाँ सी बी ई जो लेंगे ना यहाँ, तो यहाँ पर एफ तक भी बोल सकते हैं और यहाँ तक भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ई भी बोल सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। कोई दिक्कत है। अब जब ये हुआ तो ये त्रिभुज के अंदर में आ गया। देखिए इतना बड़ा त्रिभुज, अगर ये पूरा नहीं बोल करके इतना ही बोले तो क्या हुआ, त्रिभुज के अंदर आ गया। त्रिभुज मतलब इसलिए अब इस त्रिभुज का बात करते हैं। देखें कौन सा, बी एफ सी, बी एफ सी या बी सी एफ त्रिभुज में तीनों तरफ से मैंने जैसे भी नाम बोल सकते हैं, तो बी एफ सी ले लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये दोनों कोण बराबर हो गया है, दो कोण बराबर हुआ। देखिए वाला जब दो कोण बराबर होता है तो किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो जाए तो इसमें आमने सामने का उसका जो सामने वाला भुजा होता है बराबर होता है। क्यों, क्योंकि वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अगर है तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, मतलब इसलिए क्या होगा, ये सी एफ बराबर एफ बी। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अब एक बात अलग से देखिए, जैसे ये इसमें एक चीज समझना होता है, एपर्चर। ये जो दर्पण है, तो दर्पण का जो भाग इतना बड़ा हम दिखा रहे हैं चित्र में, ये अगर बिल्कुल थोड़ा क्लोज करें, क्लोज होने पर भी ये जो परावर्तन की क्रिया है वैसे ही होते रहेगा। तो अगर ऐसा क्लोज माना जाए तो एकदम निकटता अगर मानी जाए, तो अगर इसको देखिए आप ध्यान से कि बी अगर और थोड़ा निकट हो जाए तो एक तरह से समझिए कि जितना बड़ा एफ पी रहेगा, यहां एकदम क्लियर समझना होगा, एफ पी होगा उतना ही बड़ा एफ बी होगा। तो यहां पर एक लाइन ऐसे लिखना पड़ता है कि यदि बी पी के बहुत निकट हो, मतलब एपर्चर अगर बहुत छोटा है, मतलब अग्रभाग जो बहुत छोटा है, तो ऐसे परिस्थिति में ऐसा होगा तो क्या होगा कि एफ बी जो होगा अपने आप एफ पी के बराबर माना जाएगा। ये लेकिन थोड़ा सा एक माने काल्पनिक स्टेट है या माने मान्यता किया हुआ है, यहाँ पर होना पूरी तरह से ज्यामितीय तरीके से होना संभव नहीं है, लेकिन एकदम निकट हो तो लगभग ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ पी बराबर एफ पी या एफ पी बराबर एफ पी हो गया। अब इसको देख लीजिए और यहाँ देख लीजिए, तो इस दोनों को मिलाइए एक बार। यहाँ है एफ बी बराबर एफ पी और यहाँ है सी एफ बराबर एफ बी। इसका मतलब एफ बी के बराबर दो चीज हो गया, यहाँ एफ पी हुआ और यहाँ सी एफ हो गया। इस दोनों को एक समीकरण के तौर पर लिख करके समझ लीजिए, इसको एक नंबर, इसको दो नंबर। इसलिए समीकरण एक तथा दो से अगर देखें तो क्या होने वाला है कि सी एफ बराबर एफ पी होने वाला है। क्यों, देखिए कि सी एफ बराबर एफ पी था और एफ बी बराबर एफ पी है, तो ऐसे होता है ना कि मान लीजिए ए बराबर बी अब बी बराबर सी, इसका मतलब ए बराबर सी होगा। तो सेम ऐसे सी एफ बराबर एफ पी है और एफ पी बराबर एफ पी है, इसलिए सी एफ बराबर क्या होगा, एफ पी हो जाएगा। यहां तक दिक्कत है। देखिए इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया है, सी एफ बराबर एफ पी। अब एक बात करते हैं हम, अब ये पूरा सीपी को लिखते हैं। तो सीपी में देखिए यहां पर दो पार्ट है, एक क्या है सी एफ और दूसरा क्या है एफ पी, है कि नहीं बोलिए। तो सी एफ और एफ पी लेकिन यहां पर क्या है, बराबर हो गया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एफ पी जो है और सी एफ जब बराबर ही है तो हम सी एफ के बदले भी एफ पी ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आई पहले जो एफ पी था वो रहेगा, तो यहां पर क्या हो गया, टू एफ पी हो गया, टू एफ पी। एकदम अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो इसका मतलब सी एफ सीपी बराबर कितना हो गया, टू एफ पी। सीपी का मतलब क्या है, आर, एफ पी का मतलब क्या है, एफ। तो क्या हो गया, आर बराबर टू एफ। ये फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत है, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है,
F बराबर R/2। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण में से खास तौर से सिलेबस में जो है अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का गठन है। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का गठन हम कैसे दिखाते हैं, आरेख कैसे करते हैं, डायग्राम कैसे करते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। हम यहाँ पर ऐसे किया हुआ ही दिखा दे रहे हैं जिसमें समझ में आ जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में सामान्यतः अगर ये मुख्य अक्ष जो है OP, इसके ऊपर में यहाँ पर देखिए C है और ये यहाँ पर F है। हम एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को, ऑब्जेक्ट या वस्तु जिसको कि बिंब भी कहते हैं, ये बिंब है, ये मान लीजिए इसका हम नाम देते हैं ऐसे कुछ भी एक्स वाई कर देते हैं। ठीक है, एक्स वाई ऑब्जेक्ट है, इसका हमको प्रतिबिंब का गठन दिखाना है। ठीक है, इस एक्स वाई ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंब का गठन दिखाना है। ठीक है ना, तो कैसे दिखाएंगे, कैसे आरेख बनाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है उसका ऊपरी सिरा से, मतलब ऊपर से, हेड से, हम वहां पर से 2 प्रकाश किरण को निकलता हुआ दिखाएंगे। पहले 2 प्रकाश किरण, मात्र 2 ही से हमको आरेख करना है, तीसरा चौथा से हमको कोई मतलब नहीं है। 2 प्रकाश किरण लेंगे, उस 2 प्रकाश किरण में 2 तरीका से हम बनाते हैं। पहला तरीका हम देखिए कि क्या करते हैं कि इस एक तो प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाते हैं और वो जब दर्पण पर पड़ेगा तो परावर्तित होकर के निश्चित तौर पर आप जान गए हैं कि कहां से गुजरेगा, F से गुजरेगा। तो एक प्रकाश किरण ऐसे ले लिए और दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरते हैं, और जो भी वक्रता केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश किरण होता है वो दर्पण पर जब पड़ेगा ना तो उसी दिशा में वापस लौट, मतलब सेम डायरेक्शन में, बिना कोई कोण बनाए हुए लौटेगा। जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरता हुआ दर्पण पर आपतित होगा तो वह दर्पण से परावर्तित होकर के बिना विचलित हुए, मतलब विचलित होना यहां तात्पर्य हो गया कि बिना कोण बनाए वो वापस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उसी पथ पर वो वापस हो जाएगा। अब ये देखिए, एक तो प्रकाश किरण इधर से गया वो ऐसे आया, दूसरा प्रकाश किरण जो इधर से गया वो इसी दिशा में वापस आया। दोनों जहां एक दूसरे को काटा, उस काटे माने कटान बिंदु पर इस प्रकार से मिला करके, इसका चूंकि हेड था तो ये कटान बिंदु हेड में निकल गया, तो इस प्रकार से इसे मिला दीजिए तो ये वाला जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब ये वाला गठित हुआ। कोई दिक्कत है इसमें? इस प्रकार से प्रतिबिंब का गठन बताया जाता है। अब यहाँ पर एक और तरीका समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब का गठन इसी में और कैसे हो सकता है। मान लें कि कभी ऐसा भी होता है ना कि सी पर ही अगर वस्तु खड़ा है तो हम उसके प्रकाश किरण को गुजरता हुआ कहां से देखेंगे। तो दूसरा एक तरीका भी हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश किरण, ये जो हम 2 प्रकाश किरण लेंगे उसमें से ये एक तो हमने ले लिया था यहाँ पर क्या, जो फोकस से होकर के समानांतर ले लिए थे, जो फोकस से होकर गुजरा था। दूसरा हमने क्या लिया, केंद्र से गुजरने वाला। अब एक दूसरा तरीका देख लीजिए कि इसी दोनों को जो प्रकाश किरण है उसमें से एक तो समानांतर हम ले रहे हैं जो कि लौट करके कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा क्या हम कर रहे हैं, दूसरी सरल प्रकाश किरण को भी हम फोकस से ही गुजार रहे हैं, दूसरा तो अपने आप फोकस से गुजार रहे हैं, मतलब इधर से जा रहा है फोकस से। तो ध्यान से समझिएगा इसको कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाते हुए माने दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर कहां जाता है, फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, अब अगर कोई फोकस से ही होकर गुजरे प्रकाश किरण तो वो दर्पण पर पड़ करके, दर्पण पर से परावर्तित होकर के वो अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, उसका उल्टा। क्या समझिए, मतलब समानांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है और फोकस से गुजरने वाला प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से समानांतर हो गया। लेकिन फिर दोनों जहां पर कटा, दोनों कहां कटा, देखिए यहां कटा, तो यहां पर से ऐसे बना दिए तो ये वाला जो हुआ इसका प्रतिबिंब हुआ। इस प्रकार से कभी भी हमको प्रतिबिंब का गठन करना है तो जो वस्तु है बिंब होगा, उस बिंब के ऊपरी सिरा से हम 2 प्रकाश किरण लेंगे। उसमें से एक तरीका होगा कि उसमें से दोनों प्रकाश किरणों में से एक को तो हमेशा समांतर लेंगे, दूसरे को या तो हम
उसके केंद्र से गुजारेंगे, मतलब वक्रता केंद्र से, जो खुद वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद उसी रास्ते में वापस आएगा, और दोनों जहां कटान होगा उस कटान बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींच देंगे और उसका शीर्ष जैसे है ऐसे शीर्ष कर देंगे और इस प्रकार से प्रतिबिंब का गठन होगा। दूसरा हो गया क्या कि उसी में से दो प्रकाश किरण जो लेंगे उसमें से एक तो समानांतर जाएगा, जो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद यहां पर फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा क्या करेंगे, फोकस से ही लेंगे जो कि रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, और दोनों जहां कटान बिंदु होगा उस कटान बिंदु पर हम लंब डालेंगे और इस प्रकार से प्रतिबिंब का गठन हम दिखाते हैं चित्रात्मक तौर पर। किसी को दिक्कत है इसमें? अब हम समझेंगे, इसके लिए एक टॉपिक होता है कि कहां पर वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा और उसके प्रतिबिंब का गुण कैसा होगा। जैसे कि मान लो वस्तु को हम रखेंगे बहुत दूर में, तो बहुत दूर का मतलब होता है अनंत पर रखना। उसके बाद हम रखेंगे मान लो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर हमको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर फोकस पर रखेंगे और फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। इन सभी अलग अलग स्थितियों में अगर वस्तुओं को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का गठन कैसे होता है ये फिर हमको समझना। अब देखते हैं कि अगर वस्तु मतलब बिंब को अवतल दर्पण के सामने अलग अलग स्थितियों में जब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। कैसा बोलने से और किस स्थिति में बोलने से, मतलब 4 कंडीशन हमको निकालने होते हैं इसमें। क्या? पहला कि जब वस्तु को हम कहीं रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरा किस बिंदु या किस स्थान पर बनता है। वस्तु से उसका आकार, मान बिंब से उसका आकार बड़ा होता है कि छोटा होता है, ठीक है, और वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है, और उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। ये 4 कंडीशन हमको समझने होते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग स्थितियों के लिए हम यहाँ पर चित्र के साथ एक बार दिखा दिए हैं। देखिए एक बार एक एक करके। जैसे पहला स्थिति है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत से तात्पर्य होता है कि इतना दूर में जो निर्धारित नहीं है। अब निर्धारित यदि रहेगा तो फिक्स, मतलब एक फाइनाइट कंडीशन आ गया, वो नहीं, ऐसे ही पता नहीं कि कहां पर है। तो जैसे हमारे पास जो दर्पण के सामने बिंदुएं हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन बिंदु होता है, तो एक होता है C, एक होता है F, और एकदम बिल्कुल दर्पण के बीच में P होता है। ये 3 बिंदुएं हमको मुख्य रूप से पता होता है, और प्रधान अक्ष पर ये 3 बिंदुएं ही मूल रूप से स्पेसिफाइड होते हैं। बाकी के बिंदु हमको पता नहीं है। तो जब हम प्रतिबिंब का गठन दिखाते हैं तो ज्यादातर हमको प्रधान अक्ष से ही संबंधों को दिखाना पड़ता है कि कहां पर उसको रख रहे हैं। तो अगर हम अनंत पर रखते हैं, बहुत दूर में रखते हैं, तो इसमें एक चित्र ऐसा भी आता है टेढ़ा करके, कहीं दूर से भी प्रकाश किरण आता हुआ। लेकिन अगर हम सीधा ही समझें तो बहुत दूर से अगर प्रकाश किरण आता है तो इसमें से हम 2 प्रकाश किरण ले लिए। एक देखिए ये वाला प्रकाश किरण और एक वाला ये वाला प्रकाश किरण। हमने बताया कि 2 प्रकाश किरण को ही हम लोग लेकर के आरेख करने में हमको सुविधा होती है। तो हम 2 प्रकाश किरण ले लिए, और दोनों जो परावर्तित होकर के, देखिए यहाँ पर दोनों ही कहां से गुजरेगा, निश्चित तौर पर फोकस बिंदु से गुजरेगा। तो फोकस बिंदु पर, इसका मतलब कि अनंत पर जो वस्तु रखी होगी उसके प्रतिबिंब जहां पर कटान बिंदु होगा वहां बनेगा, मतलब कि फोकस बिंदु पर बनेगा। अब देखिए अगर ये, जिससे हम यहाँ पर क्या किया है कि प्रधान अक्ष के समानांतर ही लाए हैं प्रकाश किरण। कभी कभी इस चित्र में क्या होता है कि प्रधान अक्ष के असमांतर भी हम ला करके आपतित करते हैं प्रकाश किरण, तो वो भी बनेगा, लेकिन वो क्या बनेगा, फोकस बिंदु पर न बन करके फोकस बिंदु पर जो लंबवत तल होते हैं, फोकल तल, उस पर बनेगा। यहाँ पर माने या तो इधर बन जाएगा या इधर बनेगा, लेकिन स्थान वहां फोकस बिंदु के ही ऊपर या नीचे होगा। इस प्रकार से अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं हम तो प्रतिबिंब देखिए कहां बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है या फोकल तल पर बनता है, या फिर उसके बाद वास्तविक बनेगा, एकदम छोटा बनेगा, बिंदु मात्र बनेगा। हालांकि जब बिंदु मात्र होगा तो उल्टा सीधा बोलना माने उतना ज्यादा वाजिब नहीं लगता है, लेकिन उसको उल्टा बोला जाता है। इसका कारण क्या है कि देखिए अगर वस्तु प्रधान अक्ष के इधर की ओर रहेगा तो निश्चित है कि उसका प्रतिबिंब जो होगा वो प्रधान अक्ष के नीचे की ओर बनेगा। तो स्वाभाविक है एक उल्टा स्थिति में बनता है, तो हम लोग उसको उल्टा कहते हैं। तो इसका क्या क्या गुण हो गया कि अगर अनंत पर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर या फोकल तल पर, वास्तविक बनेगा और बिंदु मात्र बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक वैसे ही अब अगला स्थिति देखते हैं। अगला स्थिति हम करते हैं, थोड़ा अनंत से इधर ले आते हैं, और ये जो हमारा एक माने बिंदु है C माने वक्रता केंद्र, उसके आसपास ले आते हैं, मतलब उसके पीछे। तो उसको क्या बोलेंगे कंडीशन, उसका कंडीशन रहेगा, उसको बोलेंगे वस्तु अनंत पर हो और C के बीच हो।
अनंत और सी के बीच में हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। यहाँ मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है ये एफ नहीं है, यहाँ पर एफ होगा, ये एफ है, ठीक है, ये वाला एफ है और ये सी है, तो सी और एफ के बीच में बनेगा। मतलब कि अगर अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। क्या समझे? ठीक है। और वस्तु से लेकिन छोटा बनेगा, वस्तु से तुलनात्मक तौर पर क्या बनेगा? छोटा बनेगा। उल्टा तो बनेगा ही और वास्तविक बनेगा। हो गया। अब इसके बाद आते हैं अगला स्थिति, अगर ये वस्तु को हम सी पर ही रखें तो ये तीसरा कंडीशन हो गया कि अगर वस्तु को सी पर रखें, सी पर रखना मतलब उसी के ऊपर रखें, तो बड़ा सिंपल बात होता है कि जब सी पर वस्तु को रखते हैं तो सी पर ही बनता है नीचे की तरफ। देखिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब हो गया इसका, ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया, मतलब ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब, मतलब ऊपर में वस्तु और उसका उल्टा साइड में नीचे में प्रतिबिंब बनेगा। और ऐसा प्रतिबिंब जो होगा उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, मतलब उसकी लंबाई जितनी होगी उतना ही उसका प्रतिबिंब होगा। तो देखिए वस्तु अगर सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बराबर, मतलब बराबर मतलब वस्तु के बराबर बनेगा। कोई दिक्कत है? तो ये 3 कंडीशन हो गया। अब हम बात करते हैं और कुछ कंडीशंस की। ये कंडीशंस हैं कि अगर वस्तु को हम सी के बाद बढ़ा करके, जैसे इसे देखिए हमने एक लाइन अलग से बना करके ऐसे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर दर्पण है, ठीक है, यहां पर अगर मान लीजिए एफ है, यहां पर सी है और ये अनंत है, तो हम जैसे से क्या हो रहा देखते, अनंत पर थे तो अनंत से फिर अनंत और सी के बीच में आए, फिर सी पर आए, फिर सी और एफ के बीच में आए, फिर एफ पर बनाएंगे, एफ पर रख करके बनाएंगे, फिर एफ और पी के बीच में रख करके बनाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब कैसे और कहां बनता है। तो हम यहां पर देखिए सी पर थे, अब सी के बाद चले गए तो सी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रखे तब उसका प्रतिबिंब देखिए कहां बन रहा है? सी और एफ के बीच में रखने पर वो सी के पीछे बन रहा है और अनंत पर नहीं, सी और अनंत के बीच में बन रहा है। अर्थात कि जैसे अब यहां पर सी और एफ के बीच में हुआ तो प्रतिबिंब बना सी और अनंत के बीच में, और वो अब वस्तु से बड़ा दिख रहा है, दिख रहे हैं, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया सी और एफ के बीच का। अब अगर एफ पर ही वस्तु को रख दे, देखिए यहां पर एफ पर रख दिए वस्तु को, तो एफ पर जब वस्तु को रखते हैं तो बनने का तो तरीका समझा ही दिए थे। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए प्रकाश किरण जब कटान बिंदु पर मिलेगा, कहीं पर कटान बिंदु पर मिलना चाहिए, वो मिलेगा तो प्रतिबिंब होगा, ठीक होगा। इसमें हमने देखा कि देखिए यहां से प्रकाश किरण एक तो ऐसे लिया हमने इस तरह से, जो परावर्तित होकर ऐसे गया, दूसरा हम केंद्र से ऐसे ले गए तो केंद्र से वापस ऐसे गया, तो ये दोनों ही प्रकाश किरण को हम जितना तक पीछे बढ़ा रहे हैं नहीं मिल रहा है, मतलब की संभावना है अगर मिले भी तो अनंत पर मिलेगा। इसलिए इसका माना जाता है कि एफ पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है, और वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब एक लास्ट कंडीशन हम देख लेते हैं, वो है कि एफ और पी के बीच में अगर वस्तु रहे, एफ यहां पर है और पी यहां पर है, एफ और पी के बीच में अगर वस्तु रहता है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये एक अलग बात हो गया। अब जैसे एफ और पी के बीच में हुआ तो अब इधर तो चला गया था, देख रहे हैं कि जैसे इसे पीछे पीछे गया तो अनंत पर चला गया, तो अब अनंत के बाद अब कहां जाएगा? तब वो क्या होता है कि दर्पण के पीछे चला जाता है, लेकिन अब ये सीधा बनता है। अभी तक जितना था सब उल्टा था, लेकिन जो दर्पण के पीछे गया वो सीधा बना और वो काल्पनिक बना, वो वास्तविक अब नहीं बनेगा। इस प्रकार से एफ और पी के बीच अगर वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें? इस प्रकार से आज का जो हमने वीडियो बनाया है, इस वीडियो में प्रकाश के इस टॉपिक पर हमने ध्यान दिया, गोलीय दर्पण का टॉपिक। उस गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं जो हमने देखा, लेकिन अवतल दर्पण ही मुख्य रूप से प्रश्नों में, मतलब जितने भी सिलेबस है उसमें ज्यादातर अवतल दर्पण को ही प्राथमिकता दिया जाता है, और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को देखना होता है, अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखना होता है, जो कि आज हम पूरा वीडियो में इसे कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा इसमें प्रकाश से संबंधित ही लेंस के बारे में और अपवर्तन के नियमों के बारे में समझना पड़ेगा। अपवर्तन का नियम और उसके बाद लेंस, फिर उसके बाद प्रिज्म, और इन सभी विषयों पर हम अलग अलग करके पार्टली वीडियो बनाते रहेंगे। और आपको अगर इसके बावजूद अगर कुछ ऐसा लगता है कि बीच में हमको और कुछ इसमें से चाहिए, रिक्वायरमेंट बोलिएगा, उसके अनुसार से फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें ऐड कर देंगे।